तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अशोक के शिलालेख के बारे में। इससे पहले हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अशोक का जो जितना भी इतिहास है वो उसके शिलालेख पे डिपेंड है। या वो स्तंभलेख होगा या गुहालेख होगा, तो उसी में से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है शिलालेख। शिलालेख जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो अशोक के शिलालेख का जो होते हैं वो पत्थर के ऊपर बने होते हैं, मतलब पत्थर के ऊपर लिखे हुए होते हैं एक तरफ से शिलालेख, जो भारत के 14 अलग अलग जगह से मिले हुए हैं जो भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको आपको पता होना चाहिए। अशोक के शिलालेख जैसे कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, और उसने ही बताया था ये कि ये 14 में कि लिखा क्या है। ठीक है, ये लिखा क्या गया है, उसकी लिपि को उसने पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं जो आपको इसमें आगे पता चलने वाली है। आज जो टॉपिक होगा वो होगा अशोक का शिलालेख, यानी कि जिसके वजह से आप अशोक को जानते हैं आज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आप अशोक को जानते हैं वो आज आप पता चलेगा कि कलिंग युद्ध के बाद उसमें क्या चेंज आए, उसने काम क्या किए, वो सारी चीजें अब इन अभिलेखों से पता चलेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप इसमें पहला जो आप शिलालेख देख रहे हैं, ठीक है, अशोक के शिलालेख के बारे में पहला जो शिलालेख है, समाज के उत्सव का निषेध किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो समाज में फेस्टिवल होते हैं जिससे खर्चा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, वो खत्म किया जाएगा। ठीक है, ये अब जो जरूरी जो समाज की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, वो सारी चीजें इसमें आएगी। ठीक है, पशु बलि का निषेध किया जाएगा, ये जानवरों को नहीं मारा जाएगा अब 261 के बाद, 261 बीसी के बाद किसी भी। हाँ, बट कुछ जब वो था तो उसमें कुछ चीजें मारी जाती थी, मैं पहले बता देता हूं आपको। उस समय कुछ चीजें मारी जाती थी जैसे कि मोर, बट बहुत पहले, बहुत ज्यादा पहले मारे जाते थे बहुत सारे जानवर, बट मोर को नहीं मारा गया उतना। ठीक है, तो मोर को मतलब कम किया गया, मतलब इतना ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा मारी जाती थी, बट थोड़ी थोड़ी होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ हद तक कम कर दिया, मतलब इसने एक कानून बना दिया, कोई नहीं मारेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, और ये सारा के सारे फर्क कब पड़ रहे हैं इसके, जब उसने युद्ध मतलब किया था उसके बाद इफेक्ट पड़ रहे हैं इसके ऊपर ही। उसके बाद दूसरा जो द्वितीय शिलालेख है वो सीमांत राज्यों का उल्लेख किया गया है। सीमांत राज्य कौन से, जैसे कि केरल, ठीक है, जिसको बोलते हैं चेर, चेर, पांडे और चोल, इन चीजों के बारे में उल्लेख किया है कि भाई इनके साथ उसने संबंध बनाए, या दोस्त के होंगे, चाहे युद्ध के होंगे, चाहे वो व्यापार संबंध होंगे। तो ये चीजें इसमें इसमें वर्णन की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यह कहा गया कि पशु तथा मनुष्य के लिए चिकित्सा, सोचो आप, पशुओं के लिए भी, चलो मानव के लिए तो हमने सुना, इंसान के लिए हॉस्पिटल तो बनाए, पर पशुओं के लिए भी बना दिए। सोचो आप, इसके अलावा उसने कुएं खोदे हैं, याद रखना कुएं खोदाई की है, और इन्होंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए इसने। सोचो आप, कितना चेंज आया एक इंसान, जो इंसान इतने लोगों को मार रहा है, बौद्ध धर्म को अपना के कितना फर्क पड़ गया, है ना। तो वो सारी चीजें ने पेड़, कुएं, पानी के लिए, मतलब हर एरिया में खोदने शुरू कर दिए। तो आप हैरान हो गए कि अशोक ऐसा था, अशोक में इतना बड़ा चेंज, वो सारी चीजें इसमें आई है। तो पशु मनुष्य के लिए उसने क्या खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिए, इसके अलावा कुएं और पेड़ भी लगाने शुरू कर दिए अशोक, राजा अशोक ने। सोचो आप, ठीक है। इसके बाद तृतीय शिलालेख, इसने युक्तों, राजकों और प्राधिक, ये अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये अधिकारी है जो जिला में अधिकारी काम करते थे, चाहे इसके वित्त मंत्री के रूप में काम करते थे, या गांव में काम करते थे, कि भाई आपने मेरे को बताना है कि क्या चल रहा है, जिला में क्या चल रहा है, उस चीज के बारे में आपने बताना है मेरे को। प्रजा क्या सोच रही है मेरी नीति के बारे में, प्रजा क्या सोच रही है, तो इसने ये नियुक्त कर दिए थे जिला, गांव में अधिकारियों के नाम है, पद के नाम है ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके बारे में भी इसने वो वर्णन किया, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ ये, कैसा किया मैंने अपने साम्राज्य में, समझ रहे हो, कि ऐसा किया है मैंने अपने साम्राज्य में, तो ये किताब, ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चतुर्शिला, धमघोष, धमघोष होता है कि साधारण, यानी कि रणघोष पहले इसने यूज किया था। रणघोष होता है कि युद्ध करना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, धर्म अपना, ठीक है, मैं किसी को मारूंगा नहीं, ये भी उसने शिलालेख में लिखा है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं धर्म अपना लूंगा।
ठीक है, तो ये चीजें इसमें वर्णन की है। इसके अलावा पांचवें शिलालेख में इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति, धम्म मात्र समझ रहे हो, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश मंजिम नाम व्यक्ति भेजा, धम्म मात्र मतलब धर्म का प्रचार करने वाले बंदे भेजे, क्या प्रचार करो, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें क्या, इसमें नियुक्त की इसने, दम यानी कि धम्म महामात्र, धम्म मतलब अधिकारी, धम्म मतलब कि अधिकारी भेजे कि आप उत्तराखंड जाओ, आप हिमाचल प्रदेश जाओ, ठीक है, आप यूपी जाओ, आप श्रीलंका जाओ, ठीक है, आप दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व एशिया जाओ, व्यक्ति धर्म का प्रचार करो, भाई बौद्ध धर्म का फैलाव करो, ये इसके बारे में। उसके बाद छठा शिलालेख यानी प्रतिवेक्तो, यानी कि प्रतिवेदकों का मतलब होता है गुप्तचर, गुप्तचरों की नियुक्ति कर ली कि भाई आप ये देखना है, अगर मैं नहा भी रहा हूं या खाना भी खा रहा हूं तो आपके लिए ऑर्डर है, आप आ सकते हो, क्योंकि अगर अर्जेंट काम है तो आप मेरे को तुरंत बताओ, मैं कहीं भी होगा, आप मेरे को सूचना देते रहो कि बौद्ध धर्म कहां तक गया, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एक तरफ से गुप्तचर होता है ना, जिसका पता भी होता है क्या हुआ, घूमता रहता था प्रजा में, अधिकारियों के बीच में, प्रजा के बीच में, वो नियुक्त किया था, भाई मैंने ऐसा काम किया था। अब लग रहा होगा अशोक अपने आप को क्या बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा काम किया है, मेरे में इतना इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें बताए, ठीक है। इसके बाद सातवां शिलालेख, इसने सभी धर्मों का सम्मान किया, ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को ही मानता था वो, आपको पता होगा इससे पहले वो हिंदू धर्म को मानता था, इसने जैन धर्म को भी माना, इस बात भी बौद्ध धर्म को भी माना इसने, यानी कि आप सभी धर्म की, ये इसका बोलने का मतलब ये था कि मैं सभी धर्मों का कुछ ना कुछ चीजें लिए मैं सम्मान करता हूं, कोई ना कोई धर्म कुछ ना कुछ चीज सीख देता है, ये सारी चीजें इसमें इसने अपने अभिलेख में वर्णन की है, आपके शिलालेख में, ठीक है। इसके अलावा आठवां शिलालेख धम्म महामात्रों की, ये जैसे आप जाते नहीं है, जैसे हरिद्वार जाते हैं, जो भी यात्रा होती है, तो बौद्ध धर्म की भी यात्रा मीन्स की अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, हर घर के पास पास जो आप जाते हैं ना, बड़ी कावड़ी यात्रा जाते हैं, प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म ने भी यात्रा शुरू की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस चीज के बारे में, तो ये इसमें आपके आठवें शिलालेख में वर्णन मिलता है। नौवें शिलालेख में धम्म मंगल की स्थापना की, यानी कि सभी के लिए दान दो, सभी के बड़ों का आदर करो, मतलब छोटे से प्रेम करो, जो भूखा, जो मैं बोल भी रहा था आपको कल कि जो भूखा है उसे खाना खिलाओ, जो भी चीजें, इसमें धम्म मंगल मतलब अच्छा काम, मंगल काम, अच्छे काम के लिए वो चीजें, ये भी बोले भाई मैंने ऐसा काम किया, सोचो आप, तो ये सारी चीजें इसने की, ये नौवां शिलालेख, ठीक है। तो ये चीज के बारे में 10वां शिलालेख धर्म पर बल दिया गया, भाई जो मेरा धर्म है, जो सिद्धांत है, यही करो आप, किसी भी प्रकार अहिंसा पर चलो, हिंसा मत करो, ठीक है, बड़ों का आदर करो, अगर किसी के फायदे के लिए आप काम कर रहे हो करो, भाई आप धर्म, मेरा धर्म अपनाओ, इस पे बल दो, अच्छा ही है, इसमें नैतिक सिद्धांत है इसमें, ठीक है, सब फॉलो करो, मेरे प्रजा के सारे लोग फॉलो करो, ठीक है। तो वो सारी चीजें 11 शिलालेख धम दान, अगर हो सके तो दान दो, ठीक है। देखो अब इसके विचार से आपको ऐसा नहीं लग रहा शिलालेख से भाई कितना दयालु है ये बौद्ध धर्म, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको धम दान की शुरुआत की। उसके अलावा 12वें शिलालेख में धार्मिक श्रेष्ठता है, सभी धर्मों को समान समझो, सभी धर्मों की अपनी इंपॉर्टेंस है, सभी धर्मों का, सभी धर्म कोई ना कोई सिद्धांत है, मुस्लिम कोई सिद्धांत है, हिंदू के हुई है, जैन के हैं, हिंदू के, कुछ सभी धर्मों का अपनी विशेषता है, अपनी अच्छाइयां हैं, तो वो सारी चीजें बता रहा है। इसके बाद 13वां शिलालेख, इसमें ही कहा गया कलिंग विजय, मैंने बताया नहीं था आपको, कलिंग युद्ध किया था उससे, भाई मैंने युद्ध भी किया, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है, युद्ध भी किया, पर उसी से सीख से तो मेरे को मिला, ये सारी चीजें उसमें बता रहा है। ये कलिंग युद्ध, कलिंग आपको पता होगा उड़ीसा में है, 13वां शिलालेख में वो, तो ये सारी चीज इसमें वो। इसके अलावा उसने राज्यों के बारे में भी इसमें है, और विदेशियों से जो लोग आए थे, या राजदूत आए थे, या राजा रहे, या उनके साथ जो भी संबंध रहे हैं, वैवाहिक संबंध रहे होंगे, कुछ भी, ये भी है, मैंने इसमें नहीं लिखा है बट आप लिख सकते हो, विदेशी राजाओं के साथ संबंध, ये सारी चीजें इसमें है। 13वां शिलालेख, लास्ट शिलालेख 14वां शिलालेख, इसमें बोला है कि धर्म सिद्धांतों का पालन करें, जो चीजें मैं यहां बोल रहा हूं, यानी 1 से लेकर 13 तक जो मैं बोल रहा हूं, मान लो इनको,
आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे बोल रहा है। ये सारी चीजें हैं जो इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तो रहे शिलालेख। और याद रखना, शिलालेख कुछ यहां पे और लिख रहा हूं, स्तंभ लेख भी है। 7 स्तंभ लेख है। स्तंभ का समझ रहे हो आप? स्तंभ जो पिलर पे, जो मैं पहले बता, पिलर। अब इस स्तंभ लेख में पता क्या वर्णन है? इस स्तंभ लेख में क्या वर्णन है? इस स्तंभ में है कि धम्म क्या है, इसमें परिभाषा की गई है, धम्म क्या है। अधिकतर शिलालेख में, अधिकतर शिलालेख में क्या वर्णन है? धम्म क्या है, ये वर्णन क्या है? धम्म तो वही है जो कि बड़ों का आदर करो, अहिंसा के रास्ते पर चलो। तो ये जितने भी शिलालेख हैं, 7 या 8 शिलालेख, ये स्तंभ लेख, ये जो पिलर पे मिले हैं, इन सभी अभिलेखों में क्या वर्णन है? धम्म क्या है, इस चीज के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा दो एक पृथक अभिलेख भी मिलते हैं। पृथक अभिलेख बोलते हैं उसको, कलिंग अभिलेख, ये अलग से मिले हैं। ठीक है, इन 14 में से अलग से है ये। पहला एक तो ये है, दूसरा इसी के नाम पे दूसरा है। अब इन दोनों पृथक कलिंग अभिलेख में पता क्या वर्णन है? इसने ये कहा, सभी प्रजा मेरी संतान है, ऐसा कहा है उसने। ये भी अभिलेखों में लिखा हुआ मिला है कि सभी प्रजा क्या है? मेरी संतान है। ये वर्णन किया गया उसने, ये सारी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद मैंने इसके उत्तराधिकारी लिखे हैं, जैसे कि कुणाल, कहीं बोलते हैं कि जालोक भी था इसका उत्तराधिकारी। ठीक है, दशरथ जो जैन धर्म को मानता था, संप्रति जो जैन धर्म को मानता था, और अंतिम जो शासक था बृहद्रथ। ठीक है, और आप लिख सकते हैं मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो इसके अशोक के उत्तराधिकारी आपको बताओ निकम्मे ने, कि मतलब उतना शासन नहीं कर पाए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में, शिलालेख के बारे में। अशोक के बारे में मैं 2 टॉपिक बताए हैं। अशोक के पहले बताया मैंने कि अशोक कौन था, उसके जीवन के बारे में जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो ये आपका यहीं पे आपका टॉपिक खत्म होगा, मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, जितने भी राजा रहे, मतलब राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में।